अपने संस्थापक पद्म भूषण डॉक्टर मोटूरी सत्यनारायण जी की स्मृति में किया जा रहा है और उनका आज 120वां जन्म दिवस है। यह कार्यक्रम केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल के उपाध्यक्ष माननीय श्रीयुक्त अनिल शर्मा जोशी जी के सानिध्य में हो रहा है और इसकी अध्यक्षता केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल के माननीय सदस्य प्रोफेसर वी.आर. जगन्नाथन जी कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे संस्थान की निदेशक आदरणीय प्रोफेसर बीना शर्मा जी उपस्थित हैं और विशिष्ट अतिथि के रूप में आदरणीय श्री राहुल देव जी उपस्थित हैं। इस कार्यक्रम में बीज वक्तव्य देने के लिए प्रोफेसर कृष्ण कुमार गोस्वामी जी को निमंत्रित किया गया है और मुख्य वक्ता के रूप में प्रोफेसर पूरे विश्व में अपना परचम लहरा चुकी हिंदी भाषा का केंद्रीय संस्थान है। पद्म भूषण डॉक्टर मोटूरी सत्यनारायण जी का देहावसान दिनांक 6 मार्च 1995 को हो गया था और आपके द्वारा भारतीय हिंदी परिषद, जिसकी स्थापना 1951 में हुई थी, के नाम से लगाया गया वह छोटा सा पौधा आज केंद्रीय हिंदी संस्थान के रूप में विशाल वृक्ष का रूप ले चुका है। पद्म भूषण डॉक्टर मोटूरी सत्यनारायण जी ने कोई साधारण संस्था नहीं खड़ी की थी, बल्कि यह हिंदी का एक सांस्कृतिक कारखाना है जिसमें लोग सिर्फ भाषा ही नहीं सीखते अपितु विभिन्न संस्कृतियों के मध्य सेतु भी बनते हैं। ऐसी महान विभूति के सम्मान में तथा उनकी स्मृति को हिंदी प्रेमियों के मानस पटल पर तरोताजा बनाए रखने के लिए इस ऑनलाइन व्याख्यान को केंद्रीय हिंदी संस्थान आयोजित कर रहा है और इसका संयोजन केंद्रीय हिंदी संस्थान के क्षेत्रीय केंद्र के निदेशक डॉक्टर गंगाधर वानोडे जी कर रहे हैं। इसके अगले सोपान में मैं डॉक्टर गंगाधर वानोडे जी से आदर सहित निमंत्रित करता हूं कि आप अतिथियों का सत्कार करें, परिचय दें और शब्दों के साथ सम्मान करें। आदरणीय डॉक्टर गंगाधर वानोडे जी। धन्यवाद परमान जी। आवाज मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है जी। आज हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं इस आभासी माध्यम से। हम आज पद्म भूषण डॉक्टर मोटूरी सत्यनारायण जी की जन्म दिवस के उपलक्ष्य में स्मृति व्याख्यान आयोजित कर रहे हैं और इस स्मृति व्याख्यान के अध्यक्ष माननीय सदस्य केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल आगरा, भाषाविद एवं पूर्व प्रोफेसर केंद्रीय हिंदी संस्थान प्रोफेसर वीरा जगन्नाथन जी का हम करतल ध्वनियों से स्वागत करते हैं। हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। शायद नेट की समस्या हो गई है वहां पर। हाँ, कुछ प्रॉब्लम है। बर्मन जी, आपका भी बीच में थोड़ा कट गया था मेरे लिए। ओहो, वानोडे जी का तो कोई आवाज नहीं आ रही है। जी जी जी, अभी जुड़ेंगे, अभी जुड़ेंगे। निदेशक केंद्रीय हिंदी संस्थान प्रोफेसर बीना शर्मा जी का इस कार्यक्रम में स्वागत है, अभिनंदन है। हम सभी उनका करतल ध्वनियों से स्वागत करते हैं। विशिष्ट अतिथि श्री राहुल देव जी, माननीय सदस्य केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल आगरा, वरिष्ठ पत्रकार एवं भाषाविद, इनका भी हम इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज के बीज वक्ता प्रोफेसर कृष्ण कुमार गोस्वामी जी, प्रसिद्ध भाषाविद एवं पूर्व प्रोफेसर केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा, इनका भी हम इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता प्रोफेसर एम ज्ञानम जी,
भाषाविद एवं पूर्व प्रोफेसर केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा, इनका भी हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और इस कार्यक्रम में उपस्थित केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल के माननीय सदस्य, संस्थान के सभी शैक्षिक सदस्य एवं प्रशासनिक सदस्य, प्रतिष्ठित साहित्यकार, छात्र एवं छात्राओं का भी हम इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप सबका सहयोग हमें मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम परमान जी को आमंत्रित करते हैं, वे आगे कार्यक्रम संचालित करें। धन्यवाद डॉक्टर बानोडे जी। अब मैं कार्यक्रम के अगले चरण में केंद्रीय हिंदी संस्थान की निदेशक आदरणीय प्रोफेसर बीना शर्मा जी, जो आज की मुख्य अतिथि भी हैं, मैं आग्रह करता हूं कि आप अपने कर कमलों से पद्म भूषण डॉक्टर मोटूरी सत्यनारायण जी के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन करें। हम सब लोग करताल ध्वनियों से स्वागत करते हैं। सादर नमन करती हूँ। जी जी। और उधर नहीं क्यों किया, वो नहीं हो रहा। आज का यह व्याख्यान आदरणीय माल्यार्पण जी, आज का यह व्याख्यान सच्ची श्रद्धांजलि होगी पद्म भूषण डॉक्टर मोटूरी सत्यनारायण जी को। इन्हीं की स्मृति में इसलिए इस व्याख्यान को रखा गया है। मैं अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इसके अगले चरण में मैं इस कार्यक्रम के बीज वक्ता प्रोफेसर कृष्ण कुमार गोस्वामी जी को निमंत्रित करता हूं कि वो इस आभासी मंच के माध्यम से अपना बीज वक्तव्य प्रस्तुत करें। आदरणीय कृष्ण कुमार गोस्वामी जी। गोस्वामी सर जुड़े हुए हैं? बानोडे सर दिखाई नहीं दे रहे। जी सर। हेलो। आपका वीडियो नहीं दिख रहा है, आवाज आ रही है। ओह, वीडियो क्यों नहीं दिख रही है? हेलो, वीडियो नहीं दिख रही है अभी भी? नहीं सर, आवाज आ रही है आपकी। सर वीडियो स्टॉप वीडियो के ऊपर क्लिक करें। नहीं, वीडियो के ऊपर क्लिक कीजिए तो आ जाएगा। वीडियो मेरा कट ही आ रहा है, पता नहीं क्यों। अच्छा जी। सर आप अपना व्याख्यान प्रस्तुत करें। ओके। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय निदेशक महोदया, मेरे मित्र डॉक्टर परमान जी, वानडे जी, प्रोफेसर राहुल देव जी और अन्य विद्वानों को मेरा सादर प्रणाम। ये मेरा परम सौभाग्य है कि पद्म भूषण मोटूरी सत्यनारायण जी के बारे में आप लोगों से दो बात कहने के लिए मुझे मौका मिला है। वास्तव में मैं सोच रहा था कि बीज भाषण में हम लोग सुनेंगे वरिष्ठ प्रोफेसर गोस्वामी, लेकिन किसी वजह से वो नहीं हो पा रहा है। वो तो डाउनलोड कर लिया? हाँ, डाउनलोड करके तो बोल रहा हूँ। मेरी पिक्चर तो आ रही है मेरे वाले में। कोई आप तो आ रही सहायता है, करने वाले हैं आसपास? लेकिन ऊपर नहीं आ रहा है, नीचे आ रहा है। ऊपर मैं इनको बताता हूँ, बगल में मेरा नाम है, उसमें नहीं आ रहा है। ठीक है, ठीक, ओके। ओके। थोड़ी देर पहले तो बात कर ही रहा था। बस वो लिंक दबाइए और निदेशक से बात कर ही रहा था। आप पता नहीं वो जो मैसेज है उसका लिंक आप दबाइएगा, ट्राई कीजिए। हाँ, अब आ रहा है। वीडियो भी आ रहा है ना? हाँ, ओके, अब शुरू करते हैं, जो समय हमारे पास कम है। ओके, ठीक है, मैं पूछता हूँ। आज की तारीख 1902 में पद्म भूषण जी का जन्म हुआ आंध्र प्रदेश में।
संस्थान तो ऋणी है ही, भारत भी ऋणी है, क्योंकि उन्होंने भारत गांधी जी के साथ मिलकर सत्याग्रह में भाग लिया था। जेल से आने के बाद संविधान सभा के मेंबर वहां पर उन्होंने हिंदी की बुलंद की, यानी सच्चे मायने में अगर आजादी चाहिए तो पावर चाहिए, साधारण आदमी सत्ता में आना चाहिए। साधारण लोग नहीं आते हैं, बड़े लोग ही आते हैं, तो वास्तविक स्वतंत्रता नहीं होगी। गांधी कहा था गोरी चमड़ी को छोड़ करके काली चमड़ी चढ़ा दें तो ये आजादी नहीं है। तो साधारण जनता को सत्ता में लाने का कर लिया है, कुछ लिंक एक मुख्य बात है जनसाधारण की भाषा को मांगा, वो कह रहे हैं वो लिंक मांग रहा है, राजभाषा का किसी से कह दीजिए अधिकार देना। संविधान सभा में हिंदी की आवाज को इन्होंने बुलंद की और उनकी भूमिका हिंदी को राजभाषा बनाने में बहुत बड़ी थी। इस प्रकार भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेकर हिंदी को जनसाधारण भाषा को राजगद्दी पर बिठाने में उनके सहयोग के कारण भारत उनकी ऋणी है। ये तो है ही देश के संबंध में। 1951 में 51 में उन्होंने एक बहुत अच्छी कल्पना की थी जो बहुत से लोगों के मन में नहीं थी। वो ये था हिंदी प्रचार करना है, ये तो बात थी। गांधी जी ने इसकी पहल की और कई जगहों में उन्होंने उसके लिए प्रयत्न भी किया। दक्षिण को बहुत आवश्यक समझकर उन्होंने दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की और अखिल भारतीय हिंदी सभा वार्धा में है और ये पूरे विश्व में भी काम कर रहा है। लेकिन मोटूरी जी की सोच एक अनोखी थी। उन्होंने ये सोचा किताबी हिंदी से कुछ बनेगा नहीं। इसका वास्तविक प्रमाण मैं खुद ही हूं। मैं संस्थान में आने से पहले ही एमए था, हिंदी में था, लेकिन आगरा में आकर जो मैंने सीखी वो एक अद्भुत थी। ये बात उनको लगी कि किताबी हिंदी से काम नहीं चलेगा, इन लोगों को आगरा में हिंदी के सांस्कृतिक क्षेत्र में रखकर उनको हिंदी सीखनी है। तो अखिल भारतीय हिंदी शिक्षण परिषद स्थापित करके उन्होंने इस अपनी अनोखा जो चिंतन था उसको रूप दिया, जिसका लाभ मुझे भी मिला, कई लोगों को मिला है, उसमें मैं भी एक हूँ। मुझे बड़ी खुशी है कि उसका लाभ मुझे भी मिला है। और दूसरी इनकी बहुत बड़ी सोच थी जो भी वो भी अनोखी थी कि जैसे फंक्शनल इंग्लिश है कहते हैं या फंक्शनल फ्रेंच कहते हैं, यानी इंग्लिश या फ्रेंच के लिए एक विशिष्ट प्रयोग, वैसे हिंदी भी होना चाहिए। मैं सूरदास पर एक अलग से मोनोग्राफी लिख सकता था। संस्थान में आने से पहले एक मोनोग्राफ लिख सकता था, तुलसीदास पर एक मोनोग्राफ लिख सकता था, 30-40 पेज का एक मोनोग्राफ। एक था भी मेरे लिए एग्जाम में, एमए में एक पूरा पेपर था भी, 3 घंटे में एक मोनोग्राफ लिखना है, मैं लिख सकता था। में आने के बाद ही मुझे पता चला, अरे हम तो सूरदास पर, उनके विरहवर्णन पर, उनके बाल लीलावर्णन पर लिखते हैं, लेकिन एक तार देना कैसा होता है हिंदी में। जब हिंदी को राजभाषा की गद्दी पर बिठा दिया तो राजकाज की भाषा बनने में उसको सक्षमता भी चाहिए। भाई उसे क्या सक्षमता चाहिए, हमें चाहिए। हिंदी प्रचार सभा के प्रवीण परीक्षा में कार्यालयीन हिंदी एक सब्जेक्ट आया था। जब मैं कर रहा था तब ये नहीं थी, ये व्यवस्था नहीं थी। बाद में ये जोड़ा गया तो मुझे इसका पढ़ाने का, जब मैं हिंदी विद्यालय में पढ़ा रहा था, मुझे सौंपा भी गया था। लेकिन वास्तविक प्रयोजन मूलक हिंदी, फंक्शनल हिंदी, राजकाज करने योग्य हिंदी, यानी हम उसके योग्य बने, उसका जो विशिष्ट प्रयोग है, उसके जो रजिस्टर्स हैं, उनकी प्रयुक्तियां हैं, उनको जानने का मौका मुझे संस्थान में आकर ही मिला। उसके पहले नहीं था, हालांकि मैं पहले ही एमए था। लेकिन ये 2 अद्भुत कल्पनाएं, एक तो हिंदी प्रदेश में रख करके हिंदी सीखनी है
और उनको राजकाज की हिंदी भी सीखनी है, और शायद उन्हीं के प्रयत्न से हमारे दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा में प्रवीण परीक्षा, यानी जो लास्ट परीक्षा, अंतिम परीक्षा है, उसमें कार्यालयीन हिंदी एक सब्जेक्ट जोड़ा गया था, शायद उन्हीं के प्रयत्न से। क्योंकि राजकाज की राजभाषा तो बना दिया, लेकिन राजभाषा का रूप हमें भी मालूम होना चाहिए। और अगर हम एम्प्लॉय होकर जाते हैं, कहीं क्लर्क बनते हैं और कुछ करते हैं, हिंदी में कोई ड्राफ्टिंग करते हैं, कोई आलेख प्रस्तुत करते हैं, तो अगर उसमें सक्षम नहीं है तो हिंदी राजभाषा कैसे बनेगी? ये कल्पना उनकी बहुत बड़ी थी, और ये एक प्रकार से मौलिक भी थी। गांधी जी के मन में ये शायद ये संभवतः ये मन नहीं था। उन्होंने तो केवल भारत को जोड़ना चाहा और इसलिए हिंदी को रखा, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया संपर्क भाषा के रूप में। लेकिन जब अंग्रेजी हट जाएगी और हिंदी को राजभाषा के रूप में हम रख देंगे, राजगद्दी में बिठा देंगे, तब सारा कार्यक्रम जब हिंदी में होना है तो हम लोग डीओ कैसे लिखेंगे, विज्ञापन कैसे देंगे, न्यूज़पेपर में कैसे लिखेंगे, आदि आदि बातें सीखना जरूरी है। ये मोटूरी सत्यनारायण जी की एक मौलिक संकल्पना थी, और मोटूरी सत्यनारायण जी की वजह से ही प्रयोजन मूलक हिंदी के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित किए गए, और बाद में भारत के कई विश्वविद्यालय में प्रयोजन मूलक हिंदी एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया गया। पहले तो साहित्य ही पढ़ाए जा रहे थे, लेकिन साहित्य ही पढ़ना काफी नहीं है। तो कई यूनिवर्सिटियों में अनुवाद सब्जेक्ट्स जोड़े उनके प्रयत्न की वजह से। तो इस तरह जी ने आजादी के लिए तो जो मेहनत की ही, उसके बाद हिंदी को राजभाषा के रूप में कदम उठाने थे, उसे भी उठाया। तो उनके दो कार्यक्रम को बहुत बड़ा मानता हूं, जो हिंदी संस्थान के लिए भी और व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए भी बहुत ही उपयोगी रहे। एक तो ये कि यहाँ जो हिंदी सीखते हैं उनको हिंदी प्रदेश में रखा जाए, दूसरी बात उनसे प्रयोजन मूलक हिंदी का प्रशिक्षण दिया जाए। प्रयोजन मूलक शिक्षण कार्यक्रम मैं आगरा में कर सीखा, और उसके बाद कई दर्जनों कार्यशालाएं और लेक्चर्स मैंने दिए कर्नाटक में, मैसूर में रहते हुए। तो उसका मूल श्रेय जाता है मोटूरी जी को। 2 बार वे राज्यसभा के मेंबर रहे हैं। पहले तो संविधान सभा के मेंबर थे, उसके बाद 2 साल वैसे मेंबर थे। उसके बाद उस समय मैसूर मद्रास से वो चुने गए थे। उस समय मद्रास प्रेसिडेंसी थी, जिसमें आंध्र प्रदेश का था, कर्नाटक का काफी हिस्सा और पूरा केरल ही जुड़ा हुआ था। ये मद्रास से चुने गए थे संविधान सभा में। उसके बाद राज्यसभा के मेंबर थे 2 बार, 66 तक थे राज्यसभा के मेंबर, और उसमें हिंदी के लिए उन्होंने आवाज उठाई, बुलंद आवाज उठाई। और उसी वजह से उन्हीं की वजह से जो अखिल भारतीय हिंदी शिक्षण परिषद जो थी, जिसके अध्यक्षता इनके पास थी, वो केंद्रीय हिंदी संस्थान के रूप में परिणत हुआ। उनके प्रयत्नों की वजह से सरकारी प्रश्रय मिला, और सरकारी प्रश्रय के कारण ही ये बहुत आगे बढ़ा। लेकिन अभी भी केंद्रीय हिंदी संस्थान में उनकी जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, जो स्वैच्छिक संस्था की जो स्पिरिट थी, वो अभी भी संस्थान में है। वो सिर्फ सरकारी कार्यालय नहीं है। केंद्रीय हिंदी संस्थान जो है, हालांकि पदेन मंत्री उसके अध्यक्ष होते हैं, लेकिन अभी भी उसमें वो समर्पण भाव, जो स्वैच्छिक संस्थाओं के समर्पण भाव है, वो अभी भी विद्यमान है। वो इस वजह से है क्योंकि उन्होंने इसे स्थापित किया था एक स्वैच्छिक संस्था के रूप में। उस समय सरकारी संस्था नहीं थी, एक स्वैच्छिक संस्था थी। आगरा के लोग, व्यापारी लोग बहुत ही उदार थे, और वे लोग गेहूं, एक बार फोन करना काफी था, बोरे के बोरे आटा आ जाता था, आलू आ जाते थे, तरकारी आ जाती थी। वे सोचते थे कि छात्र, जो मद्रासी कॉलेज कहा जाता था उस समय, मेरे आने के बाद भी कई लोग मद्रासी कॉलेज कहते थे। मैं तो बहुत बाद में आया हूँ, मैं 84 में आया हूँ संस्थान में, तभी भी कई लोग उसे कहते मद्रासी कॉलेज। ये मद्रासी कॉलेज भी मोटूरी सत्यनारायण जी की वजह से ही हुआ। हालांकि मोटूरी जी आंध्र प्रदेश के थे, और यहाँ से रामकृष्ण नावड़ा कर्नाटक के थे जो डायरेक्टर बने। ये सब बहुत से अलग से है, लेकिन सबको कह दिया जाता था मद्रासी, क्योंकि एरिया ही मद्रास प्रेसिडेंसी थी, और सभी साउथ इंडियन को मद्रासी समझा जाता था।
इसलिए आम जनता की भाषा में तो हमारे संस्थान का नाम मद्रासी कॉलेज था। जब मैं संस्थान में आया तो भी कई लोगों ने यही सोचा कि अच्छा मद्रासी कॉलेज, रिक्शा वाला यही समझते अच्छा मद्रासी कॉलेज जाना है। ये मद्रासी कॉलेज के रूप में से प्रतिष्ठित कर और स्वैच्छिक संस्था के रूप में बिना किसी सरकारी अनुदान के समर्पण भाव से, मुझे ही मालूम है कि कई लोग वहां पढ़ाने के लिए आते थे मुफ्त में, ये सोचकर कि ये लोग हमारे अतिथि हैं, इतनी दूर से आए हैं हमारी भाषा को सीखने के लिए, हमारे कल्चर को सीखने के लिए, इनका आदर सत्कार करना चाहिए। अतिथि देवो भव हम कहते हैं। तो इन लोगों को अपना देव मान करके खिलाते थे, पिलाते थे, पढ़ाते थे मुफ्त में। ये भाव अभी भी है केंद्रीय हिंदू संस्थान में बचा हुआ है। इसका कारण जो है मोटी सत्यनारायण जी का समर्पण भाव अभी भी है। तो सरकार सिर्फ वो सरकारी कार्यालय नहीं है जिसमें सरकारी अंदाज से काम चलते हैं, रेड टेपिज्म चलता है, उस तरह का नहीं है, आज भी नहीं है। इस कारण सत्यनारायण मोटूरी जी हैं, उन्होंने जिस समर्पण भाव से इसको उठाया था इस काम को, और मद्रासी कॉलेज के रूप में अखिल भारतीय हिंदी शिक्षण परिषद को संस्थान में आगरा में स्थापित कर मुख्य रूप से दक्षिण वालों को यहाँ बुलाकर, बाद में नॉर्थ ईस्ट भी जुड़ा और भी व्यापक हुआ। केंद्रीय हिंदी संस्थान के कदम बहुत आगे बढ़े, विदेशों में भी बहुत सारा कार्यक्रम होने लगा। ये बात की बात है। शुरुआत तो हुई थी दक्षिण भारतीय हिंदी प्रचारकों को एक साल आगरा में रखकर उनको आगरा के हिंदी की संस्कृति और भाषा से अवगत कराया जाए, और मुझे भी इसका अनुभव मिला। जब मैं उसके पहले था मेरे पास ये नहीं था, वास्तविक अनुभव नहीं था। जोक सुनाऊं तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन ये मौका नहीं, इसलिए नहीं सुना रहा हूँ। एक छोटी सी बात कर देता हूँ, अगर आपके पास समय है तो। समय है, समय है जी, टाइम है। याद रखें वैक्सीन के साथ साथ ध्यान रखें कि हमेशा मास्क पहने, दूसरों से 2 गज की दूरी बनाकर समय थोड़ा संक्षिप्त है, 1-2 मिनट में अगर बात अपनी रखना चाहे तो रख सकते हैं। अच्छा फरमान जी, मैं और 2 मिनट लूंगा। ओके जी फरमान जी, जी जी सिर्फ 2 मिनट लूंगा। ओके जी जी सर। हाँ, मैं पहली बार जब हिंदी प्रदेश में गया था मुझे मालूम नहीं था कि तंदूरी रोटी क्या होती है। मेरे MA सिलेबस में ये नहीं था। मैंने सोचा कि तंदूरी कोई सब्जी होती होगी, जैसे आलू पराठा ऐसा कुछ है, तो ऐसा कुछ होता होगा। मैंने रोटी मांगी, सर्वर ने पूछा और क्या चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, रोटी चाहिए। उसे अजीब सा लगा, ये रोटी को कैसे खाएंगे, लेकिन आकर लगे रख दिया। 2 रोटियां, सूखी सूखी रोटियां सामने आ गई। तो मैंने पूछा कि तंदूरी कहाँ है। मैंने सोचा तंदूरी कोई सब्जी होती होगी, उसके साथ इस रोटी को खाएंगे, ऐसा मैंने सोचा था। मैंने कहा तंदूरी कहाँ है। सर्वर ने कहा तंदूरी के तो सर्व नहीं किया जाता। तो मुझे समझ में नहीं आया। फिर ये ऐसे रोटी कैसे, तंदूरी रोटी होनी चाहिए ना, ये तो रोटी है, तंदूरी कहाँ। सर्वर ने मुझे समझाया, नहीं तंदूरी एक चूल्हा होता है जिसमें रोटी सेकी जाती है, और इसके साथ कोई सब्जी नहीं आती है, सब्जी आती है तो आपको ऑर्डर देना है। तब मुझे समझ में आई कि तंदूरी रोटी क्या चीज है। ये मैं पढ़ा नहीं जाता। इस तरह बहुत सारी बातें मैं गिना सकता हूँ जो हिंदी प्रदेश में रह करके मैंने सीखी। हिंदी प्रदेश में रहने से बहुत सारी हिंदी की बातें हमें मालूम हो सकती हैं। ये कल्पना मोटूरी जी की थी, और उसी वजह से उन्होंने स्वैच्छिक संस्था के रूप में उसे शुरू किया, जिसके लिए हिंदीतर भाषाभाषी मोटूरी जी के सदैव ऋणी रहेंगे। मैं भी ऋणी रहूंगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, बाकी आप लोगों से सुनना चाहूंगा। मौके के लिए बहुत धन्यवाद। नमस्ते। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मोटूरी हाँ, सत्यनारायण जी की, हाँ सर, किताबों से निकाल कर जन सामान्य तक पहुंचाना और प्रयोजन मूलक हिंदी की मौलिक अवधारणा जो आपने प्रस्तुत की है संक्षेप में, बहुत अच्छा लगा सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस कार्यक्रम में बीज वक्तव्य देने के लिए प्रोफेसर कृष्ण कुमार गोस्वामी जी जुड़ चुके हैं।
तो मैं उनसे आग्रह करता हूं कि सर आप अपना बीज वक्तव्य प्रस्तुत करें। आदरणीय प्रोफेसर कृष्ण कुमार गोस्वामी जी। सर जुड़े हुए हैं लेकिन आवाज नहीं आ रही है। शायद वे म्यूट में हों, जरा बता दें उनको। में हो क्या? हाँ सुनाई दे रहा है, आ गया आवाज? आ रही है, बोलिए। ओके, धन्यवाद। हाँ, आप सभी साथी जो शर्मा जी, डॉक्टर जगन्नाथन जी, बीना जी, वानोडे जी, ज्ञानम जी, प्रमाण सिंह जी, आप सबको धन्यवाद। आज बड़ा मुझे अपने जब मुझे मटूरी सत्यनारायण जी के बारे में बोलने के लिए कहा गया था तो मेरे मानस पटल पर कई स्मृतियां आ गई, और क्योंकि मैं उनके साथ काफी दिन तक व्यक्तिगत रूप से भी जुड़ा हुआ था। और ये बता दूं कि मटूरी जी हिंदी के प्रति समर्पित भाव से जो काम कर रहे थे, वो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के महामंत्री भी रह चुके थे और स्वतंत्रता सेनानी भी थे, संविधान सभा के सदस्य भी थे और कई वर्षों तक केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल के अध्यक्ष भी रहे। और उनकी अध्यक्षता में वो सीधे सादे सरल स्वभाव के व्यक्ति थे और इस दृष्टि से वो करते थे। उनके दो तरह के चीजें मुझे जो उनके साथ जुड़ के रहा, वो इसलिए वजह से हुआ था कि मैं उन दिनों जिन दिनों मटूरी जी अध्यक्ष थे, उन दिनों मैं इसका विदेशी छात्रों का जो छात्रावास था उसका वार्डन था। और उस हमारे पास जो छात्रावास में एक कमरा कक्ष जो था वो अध्यक्ष जी के लिए रखा गया था। जब कभी वो आते थे तो हम उनका स्वागत करते थे और उनके लिए उनकी व्यवस्था करते थे। इसलिए वे मुझसे काफी फिर इस बहाने हम लोग आपस में बात भी करते थे। पहली बात जो मैं बताना चाहूंगा कि प्रयोजन मूलक हिंदी के वे ही प्रणेता थे, भले उससे पहले कोई बात नहीं हुई थी। और उस दृष्टि से हालांकि विदेश में फॉरेन में जब हुआ था तो हेलिडे, मैकिन्टोश और स्टीवंस ने एक अपनी पुस्तक में एक संकेत दिया था रजिस्टर के लिए, जिसको प्रयुक्ति कहते हैं, यह व्यवसायिक शैली, भाषा की व्यवसायिक शैली को रूप में कहा जाता है। उन्होंने रजिस्टर शब्द का उपयोग किया, इसका प्रयुक्ति अर्थ दिया गया था हिंदी में। और उसी दूसरे एलन ने भी एक किताब में थोड़ा सा लैंग्वेज फॉर स्पेसिफिक पर्पस की एक बात रखी थी। और उस लैंग्वेज के मटूरी जी ने उस पॉइंट को पता नहीं वो किस तरह से उन्होंने पढ़ते रहते थे, लिखते रहते थे। तो उस समय उन्होंने ये एक योजना प्रस्ताव रखा कि हमें जो है कि मूलक हिंदी के साथ जो है ये काम करना चाहिए। ये संस्थान के लिए बहुत बड़ी बात थी। और उसके लिए हालांकि देखिए हिंदी में एक नए, क्योंकि हमें हिंदी पहले साहित्य तक सीमित रहती जाती थी, और उनके प्रयास से इस बार कुछ कहने लगा कि हमें अन्य क्षेत्रों में भी हिंदी का प्रयोग हो। इस दृष्टि से उन्होंने प्रयोजन मूलक हिंदी को जो है ये संकल्पना या अवधारणा प्रस्तुत की थी। और इसलिए ये जो इसका हुआ था तो एक तरह से उसमें फंक्शनल हिंदी की बात हुई थी। और फंक्शनल हिंदी में ये देखिए, इस फंक्शनल हिंदी में हमारे यहाँ जो अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान या जो अप्लाई लिंग्विस्टिक्स है, उसमें फंक्शनल हिंदी के नाम से ये जो लैंग्वेज फॉर स्पेसिफिक पर्पस की बात आ गई। तो उन्होंने केवल हिंदी को नहीं बल्कि भाषा विज्ञान ही ना होते हुए भी उन्होंने भाषा विज्ञान को एक नया विषय वो दिया था। और इस दृष्टि से लोगों ने कई बार प्रश्न किए, कई बार कहा कि निष्प्रयोजन हिंदी भी क्या होती है, तो उन्होंने उस संदर्भ में कहा कि नहीं, ये जो निष्प्रयोजन तो कोई भाषा होती नहीं है, बल्कि ये है कि हमें जो है कि विशिष्ट जो हमारे पास जो प्रशासन है, विज्ञान है, जनसंचार है आदि, जो वाणिज्य है,
इन क्षेत्रों की भी भाषा का प्रयोग होना चाहिए। इनकी अपनी भाषा है, इंजीनियरिंग की अलग भाषा है और इस भाषा पर काम होना चाहिए। और इस दृष्टि से उन्होंने इस पर बात उठाई थी वो, और इस पर एक सेमिनार भी 1975 में जो है कि IIT दिल्ली में संस्थान के साथ जुड़ करके इसमें कई विद्वान आए थे और उस पर काफी चर्चा परिचर्चा हुई थी। मैं भी उसी में था, हालांकि मैं एक कार्यकर्ता के रूप में था, ना कि मैं एक लेखक के रूप या मैं वक्ता के रूप में नहीं था, लेकिन उससे मैंने बहुत कुछ सीखा। और उस सीखने बाद मैं उनसे कई बार जब वो आते थे तो कई बार उनसे चर्चा करते थे संस्थान के बारे में, हिंदी के बारे में, और इस प्रयोजन मूलक हिंदी के बारे में मुझसे चर्चा करते थे और मैंने उनसे बहुत सीखा। और सीखने पर मुझे प्रयोजन मूलक हिंदी का जो एक संकल्पना है वो स्पष्ट हो पाई थी। और उसी के बाद मैंने एक किताब भी लिखी, प्रयोजन मूलक हिंदी और कार्यालयीन हिंदी। मैंने जो है प्रयोजन मूलक भाषा में लिखा, प्रयोजन मूलक भाषा और कार्यालयीन हिंदी। ये पुस्तक मैंने उन्हीं के प्रेरणा से, क्योंकि मुझे उनसे काफी चीजें आई तो मुझे लगा अच्छा ये विषय, क्योंकि मैं भी संस्थान में उस समय इसी विषय को कार्यालयी हिंदी, प्रशासनिक हिंदी का जो है शिक्षण का मैं देता था। उस समय जो हमारे पास जो सरकारी अधिकारी ऑफिसर आते थे उनके लिए विशेष रूप से ये कराया गया था, ये काम जो उन्होंने हमें बताया था। दूसरी बात एक और थी कि एक दिन वो मुझसे बोले, जब आए थे वहां पर, तो आज के कमरे में मुझे बुलाया, कहा कि गोस्वामी जी, एक मुझे ऑल इंडिया रेडियो में, आकाशवाणी में हिंदी के ऊपर 3 भाषण देने हैं, लेकिन वो उस पर लिखना है, तो मेरी कोई सहायता हो सकती है? तो मैंने कहा आप बताइए। कहते मैं बोलता जाऊं वो लिखते जाएं। तो मैंने कहा मैं इस काम को आपके साथ जुड़ूंगा। तो उन्होंने वो जो मुझे अब कई दिन तक उन्होंने मुझे अपने वक्त जो है मुझे डिक्टेशन देते रहते थे, फिर मैं उसको सही करके और उसको फिर उन्होंने मुझे कहा कि इसको टाइप करवा दीजिए। तो मैं वो टाइप करवा के जब हमने उनको दे दिया सब कुछ एक, तो उन्होंने 3 भाषण दिए। उसके बाद वो पुस्तक उनकी समन्वयवादी हिंदी के रूप में प्रकाशित हुई थी और उन्होंने मुझे उसकी एक प्रति भी भेंट की थी कि आपने मेरे साथ काफी सहयोग दिया है और ये बहुत अच्छी बात है कि आप हमारे साथ जो है हमें इस बारे में जो है काम किया है। तो इस तरह से जो मटूरी जी बहुत ही काम करने और हिंदी के और संस्थान को बनाने में उनका बहुत बड़ा योग था। संस्थान को उन्होंने नए एक कहते हैं कि जो इंस्टीट्यूट, जो स्पेशल इंस्टीट्यूट होता है, स्पेसिफिक पर्पस के लिए भी इंस्टीट्यूट बना दिया और ये इसके अपने अलग से विश्वविद्यालयों से अलग से कर दिया। और इनमें साहित्य के को जगह पर उन्होंने जो है अपना हिंदी के जो संदर्भ जो अन्य क्षेत्र हैं उनसे उन्होंने इस भाषा को, हिंदी को जोड़ा, जो कि हिंदी की अपनी इस संस्थान की अलग से पहचान बना दी थी। ये बहुत बड़ी बात थी। तीसरी बात, मेरे इसी संदर्भ में बैठे एक दिन मैं अपनी व्यक्तिगत बात जो उनके साथ थी, तो वो एक दिन ऐसी बातें करते करते कोई एक दिन था कि भोजन की बड़ी दिक्कत हो गई थी, कोई प्रॉब्लम थी। तो उस समय तो बोले तो कहने लगे कि भोजन की बड़ी दिक्कत हो रही है, तो क्योंकि उस समय कोई कार्यक्रम नहीं था। तो मैंने कहा कि चिंता न करें, मेरे 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 घर यहाँ ऊपर है और मेरे जो है फैमिली, तो लगे मुझे लगता है कि आप जो है मसाला जो है वो आप घर का बनाते हैं, बाजार से नहीं लेते। मैंने कहा जी हाँ, मेरी पत्नी जो है वो मसाले खुद ही बनाती है। कहते तभी तो शुद्ध और अच्छा खाना लग रहा है। तो मैंने कहा जब आपकी मर्जी हो आप बता दिया कीजिए, तो हम आपको भोजन दे दिया करें। कहते मुझे बाजार से खाने में जरा दिक्कत होती है बाहर का। मैंने कहा कोई बात नहीं, जब कभी आपको लगे कि भाई खाना है तो मैं आपके साथ जुड़ूंगा। इस तरह से वो व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छे थे। ये नहीं है कि सिर्फ वो एक अध्यक्ष थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, या वो फिर जो हमारे अध्यक्ष थे, या फिर ऐसा नहीं लगता था उनसे बात करते हुए कि हम कोई अध्यक्ष जी से कोई बात करें। हालांकि मैं उस समय युवक था और मैं उस समय नई मेरी नौकरी भी
कोई इतनी नहीं थी कि बहुत मेरे कई वर्ष अभी नहीं हुए थे, बहुत से कोई 10 वर्ष भी नहीं हुए थे, लेकिन उसमें 8 7 8 5 6 साल की नौकरी थी उस समय। लेकिन उनका जो उनका व्यवहार था वो ऐसा जैसे बच्चों की तरह हमसे बात करते थे। मैं उनकी बातों को स्मृति करके मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मुझे आप लोगों ने मुझे ये अवसर दिया। हालांकि मेरा उनसे बहुत वो इतना नहीं था कि हम नजदीक, हालांकि वो डॉक्टर जगन्नाथन मैं साथ बैठे हुए हैं, वे उनके प्रिय वे लोगों में थे, लेकिन मेरे साथ भी उनका संबंध बहुत अच्छा था। और उन्होंने जो, मैं इसलिए उनको मैं नमन कर, मैं हर जगह अपने जहाँ प्रयोजनमूलक हिंदी की बात आती है तो मैं वहां पर मोटूरी जी को भूलता नहीं हूँ। और मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर एक तेलुगु भाषी दक्षिण में मद्रास में चेन्नई में रहने वाला व्यक्ति ने हिंदी के लिए क्या नहीं किया, उतना काम तुम्हारे हिंदी भाषी लोगों ने नहीं किया हुआ। इतना उन जो हिंदीतर भाषी तेलुगु भाषी थे मूलतः, और हालांकि उन्होंने तेलुगु में भी काम किया, एनसाइक्लोपीडिया का काम भी करा रहे थे, वो बहुत काम करते थे, बहुत सी चीजों ने किताबें लिखी जो कि हमें इतनी उस समय जो बातें थी वो करते थे। तो एक उन्होंने तेलुगु में भी जो है एक एनसाइक्लोपीडिया करा रहे थे, कहने लगे मैं इस पर भी काम कर रहा हूँ। तो वो काम में जुटे रहते थे। और इस अवस्था में, जबकि इनकी अवस्था काफी उस समय थी, लेकिन वो अपने उसी सादे कपड़े में और अपना धाप जो है वो टोपी सिर पर उनके रहती थी, जैसे उस समय के लोग जो रहते थे, उस समय के जो काल के लोग थे, उन्हें धोती कुर्ता और कभी जैकेट पहन लिया और वो और सिर पे टोपी रहती थी। और इतना सुंदर वक्त उनका एक व्यक्तित्व था, और इतना उनका जो है एक प्रभावी व्यक्तित्व था कि उनसे बात करते हुए आनंद आता था। हिंदी उनकी बड़ी बहुत ही फ्लुएंटली, बहुत ही फराटे अपना बोलते थे, और एक एक शब्द के लिए वो बहुत सोच समझ करके बोलते थे। और ये बात है जो मैं उनके साथ, जो मैंने कुछ दिन, जो कुछ समय उनके साथ मैं गुजारा, और खासकर जब मैं वार्डन था, छात्रावास में 3-4 साल में रहा, और उस समय वे आते थे, और ये मेरा सौभाग्य है कि ऐसा व्यक्तित्व से मेरा जो है संबंध जुड़ा। और उन्होंने इस सबसे बड़ी बात, हिंदी के विकास में, हिंदी की प्रगति में, हिंदी के उत्थान में उन्होंने बहुत काम किया है। मैं बहुत कम लोग हैं जिन्होंने हिंदी पर इतना काम किया हो, और वो भी हिंदीतर भाषी व्यक्ति ने काम किया हो, ये वो बड़े ही स्मरण योग्य हैं। और मैं आप सबका जो है आभारी हूँ कि आपने इस महापुरुष को, मैं इनको महापुरुष के कहना चाहूंगा, इस महापुरुष के जो है जयंती पर आपने जो है ये कार्यक्रम रखा है, और मुझे भी कुछ बोलने का अवसर दिया है। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। आपने बड़े ही संक्षिप्तता के साथ पद्म भूषण डॉक्टर मोटूरी सत्यनारायण जी के व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों को उकेरते हुए संक्षेप में आपने उनके कृतित्व पर भी प्रकाश डाला। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस कार्यक्रम के अगले चरण में मैं आज के विशिष्ट अतिथि आदरणीय श्री राहुल देव जी से निवेदन करता हूं कि वो अपना इस संगोष्ठी में अपना आशीर्वचन प्रस्तुत करें। आदरणीय श्री राहुल देव जी। फरमान जी, अभी गोस्वामी जी को और ज्ञानंद जी को सुनना इतना अच्छा था कि मन कर रहा था कि उनको ही सुनते रहें, और मोटूरी सत्यनारायण जी को, उनके बारे में जानकारी अभी मिलती रहे। एक की मूर्ति जैसे मन की आंखों के सामने साकार खड़ी होती दिख रही थी। आज सचमुच बड़ा दिन है हिंदी के लिए। हालांकि हम इस बहुत कम हिंदी वाले इस दिन के महत्व को जानते भी हैं। आज की हिंदी का जो ये भवन हमें इतना विराट भवन दिखाई देता है, जब हम वैश्विक हिंदी की बातें कर रहे हैं, उसको विश्व भाषा बनाने की बात कर रहे हैं, तो ये भवन जिन दो आधारों पर, जिन दो तरह की नींव पर खड़ा है, उसमें एक साहित्य की नींव है जिसमें बहुत सारे लोगों ने नींव का निर्माण किया है। दूसरा, उससे व्यापकतर
हिंदी जो है जिसको आज हम प्रयोजन मूलक हिंदी कहने लगे हैं सत्यनारायण जी की प्रेरणा से, वो उसकी दूसरी नींव है। और उस नींव को रखने वाले सबसे बड़े अगर कोई व्यक्ति थे गांधी जी के बाद, मैं समझता हूँ कि हम कह सकते हैं तो वो मोटूरी सत्यनारायण जी थे। मैं नहीं जानता कि हिंदी साहित्य की पुस्तकों में या हिंदी की जो पाठ्य पुस्तकें हैं उनमें सत्यनारायण जी का नाम, उनके बारे में उनका कोई पाठ है कि नहीं, क्योंकि मैंने हिंदी उस तरह से नहीं पढ़ी। लेकिन अगर नहीं है तो होना चाहिए, और हमें ये आग्रह करना चाहिए कि हिंदी के ये जो युगदृष्टा निर्माता हुए हैं, तो उसमें साहित्यकारों के साथ साथ मोटूरी सत्यनारायण जी को भी अनिवार्य रूप से शामिल किया जाना चाहिए। आज यह भी लगभग सभी भाषाओं में लोगों को बताने की जरूरत है कि वो एक तेलुगु भाषी होते हुए, जो 3 भाषाओं पर जिनका बराबर का अधिकार था, अंग्रेजी, तेलुगु और हिंदी, उन्होंने हिंदी के लिए अपना पूरा किया। और न केवल केंद्रीय हिंदी संस्थान, केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल, लेकिन जो मैंने हिंदी का जो बड़ा बृहत्तर भवन है, जो वैश्विक भवन खड़ा हो रहा है आज, जिसको बनाने में इच्छुक है, उसकी नींव रखने वालों में से वो थे। सन 51 में ये कल्पना करना, उनके बारे में जितना जानता हूँ, सुनता हूँ, मुझे सुनकर ये जानकर आश्चर्य होता है कि सच्ची दूरदृष्टि और विजन जिसको कहते हैं अंग्रेजी में आजकल हम, वो दूरदृष्टि क्या होती है। उन्होंने उस समय एक ऐसी हिंदी की आवश्यकता को अनुभव किया जो केवल साहित्य नहीं, लेकिन जीवन के हर क्षेत्र की, हर कार्य क्षेत्र की, हर विषय की भाषा बन सके। और वो काम हिंदी को वैसे रूप से साहित्यकारों के माध्यम अलग ढंग से होगा, ये अब परिकल्पना ही मुझे लगता है कि उस समय हिंदी के लिए बहुत नई परिकल्पना थी। और अभी तो हम केवल अनुमान लगा सकते हैं, जगन्नाथन जी, गोस्वामी जी शायद हमें और बेहतर बता सकेंगे। मुझे लगता है कि निश्चय ही उनकी इस परिकल्पना को समझने में, इस दृष्टि को समझने में और एक संस्था खड़ी करने में, उसको अंत में बाद में सरकार द्वारा संचालित किए जाने में भी निश्चय ही कुछ वैचारिक बौद्धिक बाधाएं शायद आई होंगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को हो सकता है उस समय ये समझ में ना आया हो, क्योंकि हिंदी का आंदोलन ज्यादातर उस समय साहित्यकारों के ही हाथ में था। तो एक व्यक्ति जिसने अपना पूरा जीवन दक्षिण भारत में, जो हिंदी के लिए एक अपरिचित भूमि थी, उसको एक उस हिंदी के लिए उस बंजर भूमि को उर्वरा भूमि बनाने में पूरा की तरह काम किया, उस किसान की तरह काम किया, और हिंदी सेवकों वहां भी नहीं आ रही, मैंने देखा। आवाज आ रही? नेटवर्क का प्रॉब्लम होने से कभी कभी ऐसा होता है सर। हाँ, वो थोड़ा बीच में ये फ्लाईओवर भी आते हैं, और मैं यात्रा में भी हूँ, तो शायद जब ऊंचाई पर जाते हैं तो नेटवर्क में। अभी आ रही है क्या? जी, आपकी आवाज आ रही है। अभी आवाज ठीक है, लेकिन बीच बीच में डिस्टर्ब हो रहा है। जी, अब उसमें मैं कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि मैं चल रहा हूँ, तो ये समस्या होती रहेगी। तो मैं कह रहा था कि उनकी उस 1951-52 के समय जो उनकी दूरदृष्टि थी, उन्होंने हिंदी की भविष्य की जरूरतों को समझकर जो एक आधार स्थापित किया, और प्रयोजन मूलकता को एक हिंदी के कार्य मूल्य और शैली की तरह स्थापित किया। मैं समझता हूँ ये शायद सबसे महत्वपूर्ण योगदान, कम से कम मेरी दृष्टि में है। दक्षिण भारत में उन्होंने हिंदी को स्थापित किया, ये तो है ही, लेकिन इस काम में और भी लोग लगे हुए थे, बहुत बड़े बड़े लोग लगे हुए थे। लेकिन ये जो प्रयोजन मूलकता वाला प्रश्न है, भाषा की प्रयोजन मूलकता, एक ऐसी
ऐसा बिंदु है, ऐसा आयाम है जिसको आज भी हिंदी के भी बहुत से लोग नहीं समझते। हिंदी के शिक्षक भी नहीं समझते, हिंदी के साहित्यकार भी पूरी तरह नहीं समझते। और आज भी हमें जरूरत है कि हिंदी की इस बहुक्षेत्रीय प्रयोजन मूलकता को केंद्रीय महत्व दिलाना। नई शिक्षा नीति हमें कुछ इस दृष्टि में एक आगे कदम बढ़ती हुई दिखाई देती है, लेकिन शायद अभी उसकी व्याख्या चूंकि इतनी व्यापक नहीं हुई है, शायद ये बात संदेश सब तक पहुंचा नहीं है, इसकी बहुत सख्त जरूरत है। दूसरे, उन्होंने हिंदी में जो दो और बहुत बड़े काम किए, एक तेलुगु में किया, जैसा गोस्वामी जी ने बताया, उन्होंने तेलुगु का विश्वकोश बनाया। एक विश्वकोश बनाना ये बहुत बड़ी बात है। ये केवल भाषा में ही दक्षता नहीं मांगता, ये इतने विभिन्न ज्ञान क्षेत्रों में दक्षता और विशेषज्ञता और अंतर्दृष्टि मांगता है। और उन्होंने हिंदी में एक सामाजिकी की एक पूरी सामाजिकी विश्वकोश भी बनाया था। तो एक मूलतः अब हिंदीतर व्यक्ति के लिए हिंदी में इतना बड़ा काम करना, ये भी अपने आप में एक ऐतिहासिक काम था। और मुझे बहुत हर्ष है कि संस्थान ने मुझे ये अवसर दिया कि मैं इस बहाने थोड़ा सा मोटूरी सत्यनारायण जी को जान सकूं, आज आपके साथ रह सकूं और इन अपने विद्वानों को सुन सकूं जो जिन्होंने हमें बताया। कई बार लगता है कि 50 पहले जन्म हुआ होता तो शायद देख पाते, सुन पाते, जिनके बारे में आज केवल हम सुनते हैं, पढ़ते हैं। चाहे वो गांधी हो, विनोबा हो, नेहरू हो, पटेल हो, नेताजी हो, या फिर मोटूरी सत्यनारायण जैसे लोग। मैं आज उनको अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और आशा करता हूँ कि हम सब अपनी प्रेरणा पुरुष मानकर उनके कर्तृत्व को अपने स्मरण में रखकर, स्मृति में रखकर, उनसे प्रेरित होते हुए हिंदी को आगे बढ़ाने में कुछ कर सकेंगे। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने पद्म भूषण डॉक्टर मोटूरी सत्यनारायण जी के दूरदृष्टा होने के ऊपर विचार रखा है और आपने जैसे बताया कि उन्होंने हिंदी के साथ साथ तेलुगु में भी कार्य किया है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर इस आशीर्वचन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इस कार्यक्रम के अगले चरण में इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि केंद्रीय हिंदी संस्थान के निदेशक आदरणीय प्रोफेसर वीना शर्मा जी से आग्रह करता हूं कि वो अपना उद्बोधन प्रस्तुत करें। आदरणीय प्रोफेसर वीना शर्मा जी। सभी आदरणीयों को मेरा सादर अभिवादन। माननीय मोटूरी सत्यनारायण जी जो हिंदी जगत के पुरोधा हैं, स्मृति व्याख्यान समारोह के संरक्षक आदरणीय श्री अनिल जोशी जी, इस के अध्यक्ष प्रोफेसर जगन्नाथन जी, वीर वक्तव्य प्रस्तोता के गोस्वामी जी, मुख्य वक्ता प्रोफेसर ज्ञानंद जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारे राहुल देव जी, मुख्यालय और केंद्र से जुड़े सभी शिक्षक बंधु, मणिकांबा जी, विजय जी, तमिलनाडु से जुड़े सेतुरामन जी और दर्शक दीर्घा में बैठे हमारे सभी आवासी जगत से जुड़े श्रोता और दर्शक। आज की इस कार्यक्रम में हमारी छात्र संपदा जुड़ी हुई है, बहुत सारे छात्र उसमें जुड़े हुए हैं। और दूसरी बात, वेबएक्स पर यह हमारा पहला प्रोग्राम है और वह वेबएक्स का उद्घाटन भी आज हमने मोटूरी सत्यनारायण जी के जन्म दिवस पर ही प्रारंभ किया है। यह आयोजन हैदराबाद, मैसूर और भुवनेश्वर की त्रयी के द्वारा संयुक्त रूप में आयोजित है। केंद्रीय हिंदी संस्थान के संस्थापक स्वर्गीय मोटूरी सत्यनारायण जी का आज 120वां जन्मदिन है। मुख्यालय आगरा में प्रातः वेला में उनकी प्रतिमा और चित्र पर माल्यार्पण कर
संस्थान सदस्यों ने उन्हें याद किया है और अब केंद्र की ओर से स्मृति व्याख्यान का आयोजन है। याद तो हम सदस्य प्रतिपल करते हैं क्योंकि उनके द्वारा रोपित पौधा जो वट वृक्ष का रूप ले चुका है, हम सब उसकी शीतल छांव में निश्चिंतता से बैठकर संस्थान के विकास और प्रगति हेतु कार्य कर पा रहे हैं। वे एक मौलिक एवं प्रतिभा संपन्न सर्जक थे, दक्षिण और उत्तर भारत को जोड़ने वाले सांस्कृतिक सेतु थे और एक ऐसे सेतु जो हिंदी की मिट्टी से बने। इस सेतु के निर्माता के रूप में भविष्य दृष्टा चिंतक, जिन्होंने हिंदी के भावी भविष्य की सार्थक संकल्पना अपने मन मस्तिष्क में संजोई, विराट व्यक्तित्व के धनी मोटूरी सत्यनारायण जी एक साथ बहुत कुछ थे। समाज सेवी, हिंदी प्रचारक, संगठनकर्ता, शिक्षा शास्त्री, भाषाविद, चिंतक, रचनाकार और संविधान सभा के सक्रिय सदस्य। लंबे समय तक दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास के प्रधान सचिव रहे। जब वे संसद सदस्य थे तब केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल के अध्यक्ष रहे और उनकी अध्यक्षता में केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा ने अपने पहले कुछ कदम बढ़ाए। समूचे हिंदीतर राज्यों, विशेषतः दक्षिण के 4 राज्यों में उन्हें हिंदी का मसीहा कहा जाता है। 2 फरवरी 1902 को जन्मे सत्यनारायण जी बहुभाषाविद विद्वान थे। हिंदी प्रचार समाचार और दक्षिण भारत का संपादन कार्य संभाला। हिंदी उनके जीवन दर्शन का अनिवार्य अंग थी। वो कैसे थे, इसे जानना हो तो सुप्रसिद्ध साहित्यकार अरगीपुडी की पंक्तियों को दोहराना होगा। बातों में मिठास, व्यवहार में सहृदयता, स्नेहशील स्वभाव, मिलनसार, सहायता करते तो एहसान नहीं करते, कृतज्ञता की अपेक्षा नहीं, एकाकी हैं और शायद इसीलिए हमेशा सतर्क रहते हैं। बहुभाषाविद के रूप में उन्हें देखें तो वे तेलुगु भाषी हैं, हिंदी उनकी मातृभाषा सी है, तमिल धड़ल्ले से बोलते हैं, कन्नड़ का ज्ञान रखते हैं, मलयालम समझते हैं, मराठी, गुजराती, बंगला भी जानते हैं और अंग्रेजी के ज्ञाता तो वो है ही। वे मानवतावादी, गांधीवादी विचारक के रूप में हमेशा याद किए जाएंगे। विचारों का अटूट स्रोत उनके पास था। जितना उन्होंने लिखा, मेरे पास तो फर्स्ट हैंड नॉलेज नहीं है, मुझे तो उनके द्वारा अभी जो हमारे तीनों विद्वानों ने बोला अथवा जो पढ़कर मालूम हुआ उसके आधार पर हम वही कहेंगे, गांधी विचारक के रूप में हमेशा याद किए जाएंगे। हिंदी भाषा का विकास कैसे हो तो वो लिखते हैं, यही वांछनीय है कि हिंदी तर प्रदेशों के अंदर अपनी अपनी बोलियां विकसित हों और समूचे भारत में भारतीय हिंदी प्रादेशिक भाषाओं के सवारे अपने स्वरूप को लेकर निकले, जिसमें भिन्नताएं भी देखी जा सकती हैं। आज जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया कि हिंदी के साथ साथ प्रादेशिक भाषाओं का स्तर भी उन्नत हो और प्रत्येक छात्र मातृभाषा और अपनी प्रादेशिक भाषा में पढ़ सके, उसका सपना उन्होंने बहुत पहले ही संजोया था। भाषा को वो सांस्कृतिक माध्यम मानते थे। और बाल सुब्रमण्यम जी लिखते हैं, हिंदी का अलग जगाने में वे कबीर थे। संपूर्ण दक्षिण में हिंदी को घर घर पहुंचाने वाले तुलसीदास थे। तो जिन कबीर और तुलसी को लेकर हम गर्वित हैं, आज उसी के समकक्ष हमारे ही संस्थान के संस्थापक के रूप में सत्यनारायण जी जब हमें प्राप्त हैं तो हमारा मस्तिष्क गर्व से ऊंचा हो जाता है कि आज भले ही हमने तुलसी कबीर को न देखा हो, लेकिन आज उन्हीं के प्रतिरूप के रूप में हम मोटूरी सत्यनारायण जी को अपने बीच पाते हैं। जन्मशती समारोह पर केंद्रीय हिंदी संस्थान से एक स्मारिका प्रकाशित हो चुकी है। दक्षिण भारत के हिंदी आंदोलन के सशस्त्र हस्ताक्षर, ऐसे महान शिक्षाविद जो किसी विश्वविद्यालय की उपज नहीं थे। और मुझे लगता है कि यह बहुत रेखांकित किया जाने वाला वाक्य है कि उन्होंने जीवन की पाठशाला में जो सीखा, जो अनुभव सागर में डूब कर सीखा, वही उनका हमारे लिए पाथेय है। कोई बीए एमए की डिग्री से इसका लेना देना नहीं होता। जो सीखता है वो हर परिस्थिति में अपने सीमित संसाधनों में आगे बढ़ता है। और आज मुझे ये भी याद आता है कि जब हम देखते हैं हमारी दादी नानी और माँ की पीढ़ी, जब वह किसी विद्यालय में नहीं जाती फिर भी उनके पास ज्ञान का अक्षर भंडार होता है और वह हमारी छोटी छोटी समस्याओं को दूर करने का प्रयत्न करते हैं, साहस रखते हैं। तो कहते हैं कि जीवन एक निचोड़ है और एक ही, यदि हम इस बात को पकड़ लें, कहा गया है एक ही साधे सब सदे,
सब साधे सब जाए, जो गई सेवे मूल को फूलई फलई अगाए। केंद्रीय हिंदी संस्थान यदि इस रूप में फल फूल रहा है, हम अघाए हुए हैं, अघाना यानी हम पूरी तरह से तृप्त हैं, तो उसका मूल भाव यही है कि हमें उनके रूप में एक ऐसा पुरोधा मिला, हमें एक ऐसा संरक्षक मिला जिन्होंने हमें आगे बढ़ाने के सारे रास्ते खोलकर दिए, और हम आज उस बने हुए रास्ते पर भी चलने का साहस नहीं करते, उनको कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए अपनी ऊर्जा का व्यय नहीं करते। हम नया कुछ करने नहीं जा रहे, पर कम से कम जो एक निर्मित पथ है, जो पहले से एक रास्ता बना बनाया मिल गया है, उस पर तो हमें चलने से ऐतराज नहीं होना चाहिए। जन्मा हो तो यो जन्म हो, जन्मा हो तो यो जन्म हो जिसपे होवे नाम, जन्मा हो तो यो जन्म हो जिससे होवे नाम, और जन्म न होना है भला यदि न कमाया नाम। हम आज एक ऐसी शख्सियत की जयंती मनाने के लिए उनके विषय में स्मृति व्याख्यान का आयोजन जो केंद्रीय हिंदी संस्थान ने आज एक शुरुआत की है, और हमारे वह छात्र जो हमेशा हमारे इस परिसर में जगमगाते थे, आज सबने संदेश भेजा और पूछा, वीना मैडम क्या उन पर हमने फूल माला चढ़ाई है, क्या उत्सव है? मैंने कहा नहीं, उससे भी बड़ा उत्सव है, केवल हमने पुष्पमालाएं नहीं चढ़ाई, आज हम उन्हें याद कर रहे हैं, और याद ही नहीं कर रहे, राहुल देव जी, जगन्नाथन जी और के गोस्वामी जी, ज्ञानम जी जैसे विशिष्ट विद्वान बीच में आकर हमें अपने अनुभव सुना रहे हैं, इससे बड़ा सौभाग्य हमारा क्या होगा। मैं एक बार उनको दिल से हृदय से नमन करती हूँ, और मुझे यहाँ बोलने का परमान जी जो अवसर दिया, मैंने अधिक समय नहीं लिया है, मैंने पूछा भी था फोन पर कि आपने समय का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है। मैं समझती हूँ कि मेरी बात पूरी हो चुकी, मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। आपके तेजस्वी पूर्ण व्याख्यान ने हम लोगों के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार किया है, और निश्चित रूप से संस्थान के सभी सदस्य इस नई ऊर्जा से ओतप्रोत होकर हिंदी के समृद्धि में जो है पूरे तन मन से लग जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। अब मैं इस कार्यक्रम के अगले चरण में इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय प्रोफेसर वी.आर. जगन्नाथन जी से अनुरोध करता हूं कि सर आप इस मंच के माध्यम से अपना अध्यक्षीय उद्बोधन प्रस्तुत करें। आदरणीय प्रोफेसर वी.आर. जगन्नाथन जी। धन्यवाद परमान सिंह जी। इस कार्यक्रम में उपस्थित सभासद, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और वक्तागण, राहुल देव जी, प्रोफेसर ज्ञानम, प्रोफेसर गोस्वामी, संस्थान की निदेशक बीना शर्मा जी, संचालक वानोड़े जी, आप सबके प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि आपने इस कार्यक्रम में बोलने के लिए मुझे अवसर दिया, और मैं संस्थान को भी इस बात का साधुवाद देता हूं कि आपने सत्यनारायण जी को उनके 120वें जन्म जयंती के संदर्भ में याद किया और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया। मैं संस्थान के 3 युगों की बात जानता हूं। संस्थान का पहला युग था जबकि संस्थान मात्र एक प्रचारक संस्था मात्र था, यानी टीचर ट्रेनिंग कॉलेज जिसको कहते थे उस समय, हिंदी के प्रचारकों को आगरा बुलाना और उनको वहां प्रशिक्षण देना, और ये युग 10 साल तक चला। और इस युग की शुरुआत जो है, इसका सूत्रपात जो हुआ, इसके संदर्भ में भी आप एक महत्वपूर्ण बात देखिएगा। महात्मा गांधी की दूरदृष्टि की आवाज ठीक है, आ रही है? ठीक। महात्मा गांधी की दूरदृष्टि की लोग बात करते हैं। महात्मा गांधी ने
1915-16 के आसपास पूरे देश का भ्रमण किया, तब उन्होंने अनुभव किया कि दक्षिण में हिंदी का प्रचार थोड़ा कम है, और इसलिए उन्होंने वहां 1917 में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की, और यही काम मोटूरी सत्यनारायण जी ने किया। 1950 में जैसे ही संविधान पारित हुआ तो सत्यनारायण जी ने अनुभव किया कि हिंदी के काम को दक्षिण में और आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि अच्छे ढंग से प्रशिक्षित अध्यापकों को तैयार किया जाए। इसके लिए उन्होंने आगरा को चुना और आगरा लोगों को भेजने की व्यवस्था की बिना किसी आर्थिक सहायता के। वे उद्योगपतियों को जानते थे, उनसे जो भी सहायता मिल सकती थी वो लेते थे, लेकिन सरकारी अनुदान आदि की उन्होंने कभी चिंता ही नहीं की। उन्होंने सोचा कि इस प्रकार की संस्था का स्थापना बहुत आवश्यक है, और उन्होंने इसकी स्थापना की। तो मैं 3 युगों की जो चर्चा कर रहा था, इसमें फिर मैं आगे जाता हूं। आप संस्थान के इतिहास का दूसरा चरण भी सुन लीजिएगा। 1960 में जैसे ही राष्ट्रपति आदेश सामने आए, तो फिर आवश्यकता इस बात की थी कि हिंदी, अंग्रेजी आदि भाषाओं और भारतीय भाषाओं के लिए कुछ व्यवस्था की जाए। तो इस अखिल भारतीय महाविश्वविद्यालय, उस समय शायद इसका नाम यही था, अखिल भारतीय हिंदी महाविद्यालय, तो इस संस्था को लोगों ने चुना और इस संस्था को केंद्रीय हिंदी संस्थान का रूप देने का निर्णय सरकारी तौर पर हुआ। उस समय फिर मोटूरी जी इसके अध्यक्ष नहीं रहे। शुरू में इसके अध्यक्ष थे बालकृष्ण राव, और बालकृष्ण राव के साथ इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एक प्रख्यात प्रोफेसर आए, ब्रजेश्वर वर्मा, जो इसके निदेशक बने। इन दोनों की जोड़ी जो है, इसने इस संस्था को प्रचारक महाविद्यालय से एक प्रकार से अखिल भारतीय और शैक्षिक दृष्टि से महत्वपूर्ण संस्था के रूप में इसको स्थापित किया। और मैं जानता हूं कि 1963 में मैं भी संस्थान में आया था, ब्रजेश्वर वर्मा जी के आने के कुछ महीने बाद ही। तो शुरू के दिनों से मैं अच्छी तरह परिचित हूं। तो 63 से लेकर 5, 6, 7 साल तक इन दोनों ने संस्था को एक प्रकार से प्रबुद्ध शैक्षिक संस्था के रूप में, अखिल भारतीय शैक्षिक संस्था के रूप में स्थापित करने की कोशिश की, हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य और हिंदी शिक्षण को लेकर। अब इस युग में मोटूरी जी साथ नहीं जुड़े थे, लेकिन बराबर आते थे, कार्यक्रमों में आते थे। जो भी संगोष्ठी हो, मोटूरी जी उसमें आकर उसमें प्रतिभागिता करते थे। और मैं अच्छी तरह जानता हूं कि हमने एक संगोष्ठी, 2 संगोष्ठियां की थी 65 के आसपास। साहित्य में बाह्य प्रभाव एक था, और हिंदी भाषा शिक्षण अखिल भारतीय स्वरूप में। इन गोष्ठियों में मोटूरी जी आते थे तो सवेरे से लेकर शाम तक अपनी कुर्सी पर बराबर जमे हुए रहते थे, और हर व्यक्ति का हर शब्द सुनते थे। बोलते कम थे, लेकिन गुनते बहुत थे, सुनते बहुत थे और गुनते बहुत थे। और अब एक तीसरा युग शुरू होता है, जो मोटूरी जी के साथ ही शुरू होता है, जिसका जिक्र सब लोगों ने किया, प्रयोजन मूलक हिंदी का स्तर। मैं इसे कहूंगा कि हिंदी भाषा का एक प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृति, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी स्थापना। और इस युग में फिर मोटूरी जी संस्थान के अध्यक्ष बनकर फिर संस्थान आए, और काफी दिन तक अध्यक्ष रहे, जब तक कि वही आखिरी अध्यक्ष थे। उसके बाद सरकार ने निर्णय कर लिया कि अब इसकी अध्यक्षता केवल मंत्री करेंगे, और उसके बाद से फिर मंत्री या उप मंत्री यही संस्थान के अध्यक्ष बनते थे बाद में। तो इन 3 चरणों के संदर्भ में आप एक बात देखिएगा, हर चरण में जो विकास का क्रम था, उस विकास के क्रम में योगदान देने का काम मोटूरी जी ने हर बार किया, समान रूप से किया।
और तीसरे चरण का महत्व तो आप सब जानते ही हैं, जब काफी बात हुई है। ये प्रयोजन मूलक भाषा का जो सवाल है, ये एक प्रकार से वास्तव में अंतरराष्ट्रीय आंदोलन था। भाषा विज्ञान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। इस आंदोलन के बारे में संस्थान के तीसरे चरण में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षित जो हमारे विद्वान थे, रमानाथ सहाय, रविन्द्रनाथ श्रीवास्तव आदि, इन लोगों के सहयोग से प्रयोजन मूलक हिंदी को स्थापित करने का पूरा श्रेय मोटूरी जी को जाता है। हो सकता है कि रविन्द्र श्रीवास्तव इस पर एक आध व्याख्यान दे लेते, एक आध संगोष्ठियां करा लेते, लेकिन उसे संस्थान की एक मूल धारा के रूप में चलाने में मोटूरी जी ने जो सहयोग दिया, इसको हम लोग भूल नहीं सकते। अगर उनके न होने पर शायद संस्थान इस रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करने के संदर्भ में आगे नहीं बढ़ता। मैं मोटूरी जी के कुछ और गुणों की मैं चर्चा करना चाहूंगा। एक विशेषता उनकी आप सब जानते ही, आपने बताया ही था। मैं भारत के संविधान को विश्व के सबसे अच्छे और महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक संविधान कहना चाहूंगा। इसका कारण मैं आपको बताता हूं। सारे संविधानों में भाषा के बारे में शायद एक आध वाक्य होता है। अमुक भाषा इस देश की राजभाषा होगी, राष्ट्रभाषा होगी। हमारा संविधान 500 धाराओं में से 10 धाराएं केवल भाषा को देता है, 2%, जबकि कितने सारे विषय हैं, लाखों। आप जानते ही हैं कि भाषा के बारे में इतने संवेदनशील और इतने गंभीर चिंतन जो है, इसकी आवश्यकता को हमारे संविधान के निर्माताओं ने अनुभव किया। मैं संविधान के संदर्भ में एक दूसरी महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा, और यह बात अपने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने माना उस समय संविधान में कि हिंदी महत्वपूर्ण भाषा है, ये राजभाषा बनेगी। हमने कुछ और भाषाओं को महत्वपूर्ण भाषाएं माना, क्योंकि ये सांस्कृतिक दृष्टि से, ऐतिहासिक दृष्टि से प्रमुख भाषाएं रही हैं। लेकिन इस देश की उस समय की 1650 भाषाओं के संदर्भ में भाषा बोलने वालों को अधिकार देने वाला मात्र भारत का ही एक संविधान है, जिसमें यह जिक्र किया गया है कि भारत का हर नागरिक अपनी व्यथा के निवारण के लिए, ध्यान दीजिएगा, केवल व्यथा के निवारण के लिए, आकस्मिक अवकाश की छुट्टी के आवेदन देने के लिए नहीं, तो व्यथा के निवारण का जहां तक सवाल है, हर व्यक्ति अपनी भाषा में राष्ट्रपति को अपनी भाषा में आवेदन करने का अधिकारी है। ये बात आप कहीं किसी संविधान में नहीं देख सकते। 1650 भाषाएं, और सरकार इसका दायित्व लेती है कि किसी भी भाषा में आप लिखो, अपनी व्यथा के निवारण के लिए उस पर पूरा ध्यान दिया जाएगा। अब इन सारी धाराओं के निर्माण करने का श्रेय भी मोटूरी सत्यनारायण जी को जाता। क्या वे भाषा वैज्ञानिक थे? नहीं, लेकिन भाषा के लिए दत्तचित्त थे, प्रतिबद्ध थे। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा को उन्होंने वर्षों तक, या युगों तक भी मैं कहूंगा, महासचिव के रूप में उसकी सेवा उन्होंने की, और उसी का प्रतिफल ये था कि वो संविधान सभा में आए। उसी का फिर ये महत्व था कि वे बाद में भी राज्यसभा के मेंबर वगैरह बने थे। तो मोटूरी सत्यनारायण जी जो हैं, ये भाषा के प्रति इतने सचेत थे, जिसकी वजह से उन्हें इस सभा में रखा गया, संविधान सभा में, और उनको महत्वपूर्ण ये दायित्व दिया गया कि वे भाषा संबंधी धाराओं को अंतिम रूप दें, और इनके
अंतिम रूप देने के संदर्भ में जो मैंने बात कही थी उसको मैं आज दोहराता हूं। उस समय बनाने वालों ने जितनी एक कुशाग्र बुद्धि और गहरे चिंतन का परिचय दिया वो आज के लोगों में नहीं है। आज के लोग अब भी नहीं समझ पाए हैं कि अष्टम सूची का क्या वास्तव में महत्व है। अष्टम सूची को लेकर पता नहीं क्या क्या कुछ पॉलिटिक्स हो रहा है, लेकिन मैं ये कहूं तो अत्युक्ति नहीं है कि अष्टम सूची है क्या, इसका क्या महत्व है, ये क्यों है, इसके बारे में आज भी हम लोग ठीक से नहीं जानते। अब मैं बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा क्योंकि आप लोगों ने काफी कुछ उनके बारे में सुना, तो बहुत विस्तार नहीं देना चाहूंगा। लेकिन ये एक बात तो है, मैं कहूंगा वे संस्थाओं के निर्माता थे, इंस्टीट्यूशन बिल्डर। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा को आगे बढ़ाने में उनका दायित्व, उनका वो था, योगदान था महासचिव के रूप में। केंद्रीय हिंदी संस्थान का सूत्रपात उन्होंने किया। हैदराबाद में एक तेलुगु भाषा समिति जिसके अंतर्गत ये विश्वकोश का काम हुआ था, ये भी स्वैच्छिक संस्था, बिना सरकारी सहायता के, लेकिन मोटूरी जी कहीं ना कहीं से साधन जुटा लेते थे और काम करते थे। और साधन जुटाने के संदर्भ में एक मुझे चुटकुला याद आता है। मोटूरी जी के एक सहयोगी जो बाद में महासचिव बने थे दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के, आंजनेय शर्मा, मल्होत्रा जी आंजनेय शर्मा जी को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, हम लोग उनसे मिले हैं। और वे भी इतने दत्तचित्त थे कि उन्होंने कंप्यूटर भारत में प्रचारित हो उससे पहले ही दक्षिण भारत हिंदी सभा में कंप्यूटर के पाठ्यक्रम की शुरुआत कर दी थी। उस समय हमने उनसे पूछा कि आप कैसे कर रहे हैं, कहीं कुछ योगदान, कहीं से कुछ अनुदान है, कुछ राशि मिली है? कहते हैं नहीं। उन्होंने कहा कि मैं, अब उनका चुटकुला मैं उनके शब्दों में कहता हूं, वो कहते हैं कि मैं वड़ा बनाने के लिए मेरे पास न कढ़ाई है, न तेल है, न की उड़द है, मेरे पास एक उंगली है। आप जानते हैं कि वड़े में बीच में एक छेद होता है जिसे वो अच्छी तरह सीख जाए, और उसे उंगली से करते हैं। तो वो कहते हैं कि मेरे पास सिर्फ उंगली है, बाकी सब चीजें कहीं ना कहीं से आ जाएंगी। ये सॉरी, ये सभा, संस्थान, समिति, तीनों के निर्माता, तीनों में महत्वपूर्ण काम किए। समिति में उन्होंने हिंदी तेलुगु विश्वकोश का काम किया, हिंदी विश्वकोश का भी काम उन्होंने शुरू किया। आर्थिक साधनों के अभाव में वो काम पूरा नहीं हो पाया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि उनकी तरह भाषाओं के प्रति समर्पित व्यक्ति आज भी हमारे सामने हो, काम करें। मैं पुनः उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अचानक गला खराब हो गया, मैं बात नहीं कर पा रहा हूं। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद सर, आपने बहुत ही संक्षेप में डॉक्टर मोटूरी सत्यनारायण जी के समग्र को प्रस्तुत किया और साथ साथ उनकी सभी भाषाओं के प्रति जो संवेदना है उसको उकेरा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इस कार्यक्रम के अगले चरण में केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल के उपाध्यक्ष आदरणीय श्रीयुत अनिल शर्मा जोशी जी से सादर निवेदन करता हूं कि वो इस कार्यक्रम में अपना आशीर्वचन प्रस्तुत करें। आदरणीय अनिल शर्मा जोशी जी। धन्यवाद, प्रणाम जी। आदरणीय जगन्नाथन जी, कृष्ण कुमार गोस्वामी जी, ज्ञानम जी, आदरणीय राहुल देव जी, विजय मल्होत्रा जी, बीना शर्मा जी। बहुत नहीं आ रही है। जी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। अब आ गई।
आज का जो कार्यक्रम है वो इस दृष्टि से तो विशेष है ही कि आज हम लोगों को ऐसे व्यक्तियों से सुनने का मौका मिला सत्यनारायण जी के बारे में, जिनको उनके साथ काम करने का स्वयं का प्रत्यक्ष अनुभव है। इससे हमें भी न केवल एक व्यक्ति के बारे में बल्कि संस्थान का क्या विजन है इसको बेहतर रूप से समझने का मौका मिला। कुछ बातें तो हमें इस अवसर पर सोचनी चाहिए। पहले यही कि जैसे संस्थान के कैलेंडर में इस कार्यक्रम का एक नियमित रूप से वार्षिक आयोजन हमें अवश्य करना चाहिए, और वो कुछ गिने चुने लोगों का नहीं बल्कि इस कार्यक्रम में संस्थान से जुड़े सभी अध्यापकों, संस्थान के सभी विद्यार्थियों की भागीदारी कम से कम हो। इसको और देशव्यापी रूप से कर सके तो और भी अच्छा है, परंतु सभी को पता चले कि जिस संस्थान में वो काम कर रहे हैं उस संस्थान का विजन क्या है और वो संस्थान किन उद्देश्यों को लेकर प्रतिबद्ध है। मुझे अभी चर्चा से पता चला कि शायद जब उनकी जन्म शताब्दी थी तो एक स्मारिका प्रकाशित की गई थी। मुझे जब इस कार्यक्रम की जानकारी कुछ दिन पहले वानरडे जी ने दी और उन्होंने कहा कि ऐसा करना उचित रहेगा, तो मैंने कहा कि इसमें तो कोई संकोच की बात ही नहीं है, हमें अवश्य करना चाहिए ये कार्यक्रम। समय कम था तो इसीलिए मैंने कहा कि अब ये पूरा समय लेकर हम इसको तैयार करें, इस कार्यक्रम का आयोजन करें। और अगर वो कोई उनकी ऐसी जीवनी उपलब्ध नहीं है, क्या जगन्नाथन जी कुछ जानकारी दे सकेंगे कि कुछ उनकी जीवनी इस तरह की उपलब्ध है क्या, या गोस्वामी जी या ज्ञानम जी? जरूर कर सकते हैं। नहीं कर सकते, मैं पूछना चाह रहा हूं अभी नहीं है क्या? तेलुगु में तो मिल जाएगी कुछ। हाँ, तो ये भी मतलब बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने संस्थान के संस्थापक की एक जीवनी, और अभी हमारे बीच में ये तीनों विद्वान हैं, हम इनमें से किसी को भी अनुरोध कर सकते हैं कि वो समय निकालें और ये संस्थान के प्रति ये महत्वपूर्ण योगदान करें। और मैं तो जीवनी से भी ज्यादा मैं ये कहना चाहूंगा कि अब समय चूंकि इलेक्ट्रॉनिक उसका है, तो अगर कोई फिल्म, कोई डॉक्यूमेंट्री उनके जीवन पर बना सके तो वो हम को चाहिए कि हम अवश्य बनाएं। और हमारे बीच में इस तरह से मीडिया के लोग हैं जो कि इस काम में दक्ष हैं, और वो हमारी वेबसाइट पर भी रहनी चाहिए। और समय समय पर हमारे आयोजनों में, हम एक वर्ष में एक बार नहीं, हमारे आयोजन हो, हम जो भी वार्षिक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं उसके प्रारंभ में हम उनके बारे में दिखाएं, उनके बारे में जानकारी दें। अब सवाल कई बार ये भी आ जाता है कि वास्तव में ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्या एक ये व्यक्ति को, ठीक है बहुत सारे लोग संस्थान किसी को शुरू कर देते हैं तो उनको हम महिमा मंडित करने के लिए सोच रहे हैं कि इतना किया जाए। तो अभी जो आप लोगों ने चर्चा सुनी उससे ये स्पष्ट है कि हिंदी को लेकर जो भी जितने भी आयाम हो सकते थे विकास के, एक संपर्क भाषा के रूप में हिंदी, राजभाषा के रूप में हिंदी, रोजगार की भाषा के रूप में हिंदी, विश्व भाषा के रूप में हिंदी, उनके बीच वो उनके विजन में हमको दिखाई देते हैं। हम लोगों ने जो अलग अलग बातें की हैं, अगर उसको हम
समेकित रूप से विचार करें तो देखिए, जो 1817 की वो बात कर रहे हैं, 1917 की बात कर रहे हैं गांधी जी वाली, कि गांधी जी ने जब सोचा कि स्वतंत्रता आंदोलन शुरू किया, गांधी जी तो बहुत बड़े विचारक और विजनरी थे, तो गांधी जी ने सोचा देश की एक भाषा होनी चाहिए और एक राष्ट्र भाषा के रूप में अगर हिंदी को होना है तो दक्षिण भारत के अंदर उसके प्रचार प्रसार की व्यवस्था की जानी चाहिए। और दक्षिण भारत में उसके प्रचार प्रसार की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके लिए दक्षिण में एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, कोई एक संगठनात्मक ढांचा तैयार किया जाना चाहिए। और उसके लिए देखिए उन्होंने व्यक्तिगत रूप से कितना त्याग किया कि स्वयं अपने बेटे को सबसे पहले हिंदी प्रचारक के रूप में मद्रास में भेजा। और उनके इस काम को जिस व्यक्ति ने अपने जीवन का ध्येय बना लिया, थोड़े थोड़े समय तो लोगों ने काम किया होगा, परंतु जिसने अपना ध्येय बना लिया वो मोटूरी सत्यनारायण। तो राष्ट्रभाषा जिसको हम कहते रहे स्वतंत्रता आंदोलन से पहले, अभी कई लोग उस शब्द पर आपत्ति करते हैं, या संपर्क भाषा, उस रूप में उत्तर और दक्षिण दोनों में समान रूप से हिंदी का प्रचार प्रसार हो, ये जिनके जीवन का ध्येय और संकल्प था और जिन्होंने अपने जीवन को उसके लिए समर्पित किया, ऐसे व्यक्ति के रूप में हम उनको देख सकते हैं। परंतु जैसे समाज बदलता है, देश बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, और जगन्नाथन जी ने कहा कि कई युग हुए, पहले उनको लगा कि हिंदी प्रचारकों का जो है वो विकास करना चाहिए, फिर उसके बाद वो चीज एक शैक्षणिक संस्थान को विकास करने के रूप में आ गई। तो ये जो उन्होंने किया, जब वो राजभाषा जो आयोग था उसके भी सदस्य थे, संविधान सभा के भी सदस्य थे, और उनको ऐसा लगा कि अब इस हिंदी को राजभाषा बनाना है, तो उनके ध्यान में कार्यालयीन हिंदी जो है, ये कि कैसे कार्यालय में हिंदी का प्रयोग किया जा सकता है, वो एक संकल्पना आई। तो राजभाषा के रूप में भी हिंदी के विकास के जो प्रारंभिक बीज हैं वो उनके जीवन में, उनके चिंतन में दिखाई देते हैं। फिर सबसे महत्वपूर्ण ये बात कि रोजगार की भाषा के रूप में हिंदी। अभी एक बैठक हो रही थी, उस बैठक में हमारे संस्थान के प्रयोजन मूलक कार्यक्रमों की चर्चा हो रही थी। तो मुझे आश्चर्य हुआ कि किसी ने कहा कि अरे इस संस्थान का काम तो हिंदी सिखाना है, आप क्या अनुवाद और पत्रकारिता क्यों पढ़ाते हैं? तो मैं सोचता रहा, उनको जो उत्तर देना था हमने दिया भी, और वो बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी, परंतु मैं सोचता रहा कि आजादी के 73 साल बाद भी इनको ये अभी समझ में नहीं आ रहा कि हिंदी सिखाने का मतलब हिंदी कोई बोलचाल की हिंदी, कोई एकेडमिक हिंदी सिखाना नहीं है। हिंदी का व्यवहारिक जीवन में जो उपयोग है और नई पीढ़ी को जोड़ने के लिए, उसके रोजगार से जोड़ने के लिए, ये अभी तक हमारे देश में इतने महत्वपूर्ण लोगों को कोई स्पष्ट अवधारणा नहीं है जो मोटूरी सत्यनारायण जी को 50 के दशक में हो गई। तो ये रोजगार की भाषा के रूप में हिंदी जो है वो, ये कोर्स उनको, ये पाठ्यक्रम उनको बहुत प्रिय था और ये उनके द्वारा तैयार किया और प्रारंभ किया गया पाठ्यक्रम है। इसीलिए जैसे ही मुझे उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई, तैसे ही जो पाठ्यक्रम इस दृष्टि से बंद हुए थे उनको हमने तत्काल पहला निर्णय, पहले दिन हमने यही लिया कि इसको उनकी स्मृति में हम दोबारा से प्रारंभ करें। अभी जो हमारे जो समय है वो समय वास्तव में उनके जो व्यक्तित्व के विभिन्न आयाम, जिनका आज बड़ा विस्तार से उल्लेख हुआ है, और सचमुच हम भाग्यशाली हैं कि हमें जगन्नाथन जी को, कृष्ण कुमार गोस्वामी जी को, ज्ञानम जी को के माध्यम से हमारे संस्थापक के विजन को जानने का मौका मिला। और आज फिर दोबारा से उन्हीं बातों को, उत्तर और दक्षिण की बात हो, राजभाषा की बात हो, रोजगार के रूप में हिंदी की बात हो, और एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो कि विश्व के रूप में हिंदी, सारी दुनिया में जो हिंदी गई है उसके जो एम्बेसडर, उसके जो राजदूत हैं, वो केंद्रीय हिंदी संस्थान के विद्यार्थी थे। आप किसी भी देश में चले जाइए,
उस देश में अब शांति दूत जो है, मैं फिजी में था, शांति दूत अखबार की 25 साल से ज्यादा संपादक रही नीलम जी, वो केंद्रीय हिंदी संस्थान की विद्यार्थी थी। ऐसे ही वहां पर अध्यापक, जो प्रमुख अध्यापक थे, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे थे मैंने देखा जो कि केंद्रीय हिंदी संस्थान से जुड़े हुए थे। आप विश्व हिंदी सम्मान जिनको विश्व हिंदी सम्मेलन में मिलता है, उनकी सूची निकाल लीजिए तो आप पाएंगे कि 70 से 80% लोग ऐसे होंगे जो केंद्रीय हिंदी संस्थान से जिन्होंने पढ़ाई की होगी। तो जो हिंदी का वैश्विक स्वरूप विकसित हो रहा है, उसमें भी संस्थान की भूमिका का विजन उन्होंने तब से देख लिया था। तो ये सब जो उन्होंने किया, वो ये भी एक बात आई कि उन्होंने संस्थान की का जो उनके विजन में, संस्थान एक सरकारी संस्था के रूप में नहीं था जिसमें 10 से 5 काम करना है, बल्कि संस्थान एक समर्पण भाव से एक स्वैच्छिक संस्था के रूप में उनका विजन था। आज अगर हम ये सोचते हैं कि हमने बस अपना कोई पाठ्यक्रम है उसको 2 घंटे 4 घंटे पढ़ा दिया, ऐसा नहीं है। पूरे देश में हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में, उत्तर दक्षिण की भाषा के रूप में, प्रयोजन मूलक भाषा के रूप में, रोजगार की भाषा के रूप में, विश्व भाषा के रूप में बनाने की जिम्मेदारी में हम सब लोगों को योगदान करना है। ये विजन था उनका। कोई आप 10 से 5 के कर्मचारी नहीं है। अगर ऐसे होते तो केंद्र सरकार के सीधे सीधे आपको कर्मचारी के रूप में, यद्यपि उसमें भी सेवा भाव होना प्रमुख है, परंतु ये तो एक मुख्य रूप से एक स्वैच्छिक संस्था के रूप में जहां पर प्रचारकों को प्रशिक्षित किया जाता था। तो वो जो सारे विजन हैं, उनको हमें संकल्प करना चाहिए कि उनको हम पूरा कर सकें। और हमारे उस रूप में ये भी है कि जो ठोस रूप में कम से कम कुछ बातें हमारे सभी संस्थानों के जो हमारे रीजनल सेंटर्स हैं, उनके कार्यालय में उनके चित्र हो, जहां पर संभव है उनकी मूर्ति लगाई जाए, उनकी जीवनी जो है, जैसे मैंने कहा कि ये कुछ ठोस काम हमको हर समारोह में बात करके बात नहीं समाप्त करनी चाहिए, मेरा ये सोचना है। उसको कुछ ना कुछ मूर्त रूप में कुछ करके दिखाना चाहिए। और ये मैं चाहूंगा कि ये जो जीवनी और डॉक्यूमेंट्री वाला काम है, वो हम कम से कम आज के कार्यक्रम में ये संकल्प करें कि हम इसको तैयार करेंगे और उनके जो संदेश है, इस माध्यम से हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और अपने स्वयं के भी जीवन में धारण करने की कोशिश करेंगे। हमने इतना सब उनके बारे में सुना और स्वयं मैं भी प्रकाशित हुआ इस जानकारी के साथ, और आप सब लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा कि हिंदी के प्रति ऐसा विजन रखने वाला और उससे बढ़कर अपना जीवन उसके प्रति समर्पित करने वाले व्यक्तित्व के प्रति इतनी चर्चा, इस चर्चा से हम सभी प्रकाशित हुए हैं। मैं पुनः आयोजकों का धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने इस महत्वपूर्ण व्यक्तित्व जो एक प्रकाश दीप की तरह है, उनके ऊपर इतनी चर्चा रखी। और ये भी यहाँ पर है कि आज वेबएक्स से अगर शुरू हुआ है ये, तो वेबएक्स की ये रिकॉर्डिंग सभी इसको चाहे संपादित करके हमको, और नहीं भी हो संपादित तो उसके कारण से रुके ना, हमें सभी ग्रुपों में डालनी चाहिए कि ये हमारे जो संस्थापक हैं उनके जीवन के बारे में ऐसी एक गोष्ठी आयोजित की गई है। और ये हमारे अपने भी जो YouTube है वो ऐसा मैं निदेशक महोदया से कहूंगा कि अपनी वेबसाइट पर YouTube का एक चैनल अगर है तो शुरू करें, और चैनल नहीं है तो शुरू करें, अगर है तो उसके ऊपर आज की रिकॉर्डिंग डालें। मैं पुनः सभी विद्वानों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं देख रहा था राहुल जी यात्रा कर रहे थे, फिर भी हम सब लोगों ने इतने उनको आमंत्रित किया था तो उन्होंने हमारा ये आमंत्रण स्वीकार किया। मैं हृदय से उनका भी और सभी विद्वानों का आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय महोदय। आपने केंद्रीय हिंदी संस्थान के मार्गदर्शक के रूप में जो सुझाव दिए हैं वो बहुत ही अमूल्य हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं कार्यक्रम के अंतिम चरण में धन्यवाद ज्ञापन हेतु भुवनेश्वर के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर रंजन दास जी को आमंत्रित करता हूं कि आप इस माध्यम से औपचारिक रूप से
धन्यवाद ज्ञापित करें अतिथियों का। केंद्र हिंदी संस्थान का संस्थापक महापुरुष पद्म भूषण डॉक्टर मोटूरी सत्यनारायण जी के 120वां जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित यह कार्यक्रम पद्म भूषण डॉक्टर मोटूरी सत्यनारायण स्मृति व्याख्यान में जुड़े हुए आप सभी को मेरा नमस्कार, अभिनंदन, नमन। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप लोगों ने जुड़ करके मोटूरी सत्यनारायण जी का जीवन के ऊपर बहुत सारे आलोकपात किया। हमें ज्ञान गर्भित वक्ताओं ने ज्ञान गर्भित वक्तव्य दे करके हमें बहुत कुछ ज्ञान का प्रकाश डाला। इसमें माननीय प्रोफेसर बी आर जगन्नाथन जी, जो केंद्र हिंदी शिक्षण मंडल आगरा के माननीय सदस्य हैं, अध्यक्षता किए हैं, उनको केंद्र हिंदी संस्थान के तरफ से बहुत बहुत आभार। और उपाध्यक्ष केंद्र हिंदी शिक्षण मंडल आगरा आदरणीय श्रीयुक्त माननीय अनिल शर्मा जोशी जी का बहुत बहुत आभार, अपने बहुमूल्य समय दे करके हमें सानिध्य देने के लिए। मुख्य अतिथि के रूप केंद्र हिंदी संस्थान आगरा का निदेशक आदरणीय प्रोफेसर बीना शर्मा जी, आपका बहुत बहुत आभार, हृदय से कृतज्ञता। विशिष्ट अतिथि श्रीयुक्त राहुल देव जी, वरिष्ठ पत्रकार एवं भाषाविद, यात्रा करते हुए भी आपका इसमें भाग लेना और हमें आशीर्वचन देना, इसके लिए हम आपको कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं। विशिष्ट बीज वक्तव्य के लिए हमारे संस्थान के पूर्व प्रोफेसर कृष्ण कुमार गोस्वामी जी, आपका ज्ञानगर्भित वक्तव्य और मोटूरी सत्यनारायण जी के जीवन के ऊपर प्रकाश डालने के लिए और हमें बहुत ज्ञान का आलोक दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। मुख्य वक्ता प्रोफेसर एम ज्ञानम, जो हमारे केंद्र हिंदी संस्थान का पूर्व प्रोफेसर थे, आपका भी बहुत बहुत आभार और हृदय से कृतज्ञता मोटूरी सत्यनारायण जी के जीवन के ऊपर प्रकाश डालने के लिए और हमें सारगर्भित ज्ञानगर्भित वक्तव्य देने के लिए। अभी और इसमें इस आभासी सभा में जुड़ करके इसे सफल बनाने के लिए जुड़े हुए बहुत सारे विद्वान जैसे मानिक्यम्बा मणि जी, डॉक्टर विजय के मल्होत्रा महोदय जी, आप सभी का बहुत बहुत आभार। सभी श्रोताओं इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, जो लोग जुड़े हुए हैं, इन सभी का मैं हृदय से कृतज्ञता ज्ञापन करता हूं। और इस कार्यक्रम का संयोजक डॉक्टर गंगाधर वानुड़े, क्षेत्र निदेशक केंद्र हिंदी संस्थान हैदराबाद केंद्र, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और संचालन के लिए, इतनी सुंदर व्यवस्थित संचालन के लिए डॉक्टर परमान सिंह जी, जो क्षेत्र निदेशक मैसूर केंद्र के हैं, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद, बहुत अभिनंदन। आप अभी अंत में सभी श्रोताओं को मेरे हृदय से केंद्र हिंदी संस्थान की तरफ से बहुत बहुत आभार और हृदय से कृतज्ञता ज्ञापन करता हूं। और पद्म भूषण डॉक्टर मोटूरी सत्यनारायण जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करके मैं मेरा यहीं पर धन्यवाद ज्ञापन को समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय हिंदी। धन्यवाद डॉक्टर रंजन दास जी। अब मैं इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे
आदरणीय प्रोफेसर VR जगन्नाथन जी से अनुमति मांगता हूं कि वो इस कार्यक्रम को औपचारिक रूप से समाप्त करने की अनुमति देने की कृपा करें। प्रोफेसर VR जगन्नाथन जी। आपको हम धन्यवाद देते हैं तो अपने आप में कार्यक्रम की परिणति हो जाती है। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सभी लोगों का जो आपने अमूल्य समय दिया, आप सभी लोगों को एक बार फिर से दिल से धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।